तो हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी जहाँ तक उसके आगे स्टार्ट करते हैं। एरे हमारा चल रहा था और एरे का जो है मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया था, लेकिन मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे में कुछ और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है हमें। इनपुट आउटपुट कैसे होता है ये बताया था मैंने कल, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्लियर हो जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, प्रोग्राम 1.cpp। तो अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे पे प्रोग्राम बनाना हो तो हम लोगों ने आपको बताया था कल कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। मैट्रिक्स मतलब जो मैथ्स में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा में आपने पढ़ा होगा, आव्यूह, ठीक है, आव्यूह जिसे कहते हैं मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं दूसरे लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो इस पर मे भी रन नहीं करेगा, स्कैनफ सपोर्ट नहीं करता इस लैपटॉप पे, कुछ दिक्कत कर रहा है, वो कंपाइलर की दिक्कत है। तो अभी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, समझेंगे। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमने एक, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने का। तो ध्यान देना है, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का प्रोग्राम है मैट्रिक्स एडिशन का। तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है, हमने सबसे पहले एक इंटीजर मैट1 नाम का वेरिएबल लिया, मतलब मैट्रिक्स 1 नाम का वेरिएबल लिया। इसको कितने का मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 ऑफ 3 का, मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम का। फिर हम एक और मैट्रिक्स 2 वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें भी 3 ऑफ 3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसमें मैट3 ले रहे हैं और इसको भी 3 ऑफ 3 बना रहे हैं। समझिएगा ज़रा बात को। मैट्रिक्स 1 लिया हमने पहली मैट्रिक्स इनपुट करने के लिए, MAT2 मतलब मैट्रिक्स 2 लिया हमने दूसरी मैट्रिक्स को इनपुट करने के लिए, और मैट्रिक्स 3 लिया हमने इन दोनों को जोड़ करके स्टोर करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते थे। तो ABC, A और B में नंबर इनपुट कराएंगे और C में जोड़ करके स्टोर करके दिखा देंगे। ये बस बिल्कुल वैसा ही है कि हमने मैट्रिक्स 1 लिया, मैट्रिक्स 2 लिया और उसको जोड़ करके हमें दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से कहेंगे कि एंटर मैट्रिक्स 1, एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, मैंने लिखा एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स में इनपुट लेने के लिए लूप चलाना है, तो हम इंटीजर R और C नाम के दो वेरिएबल ऊपर ही ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर R इज़ इक्वल टू 0, R लेस देन 3, R प्लस प्लस। क्या हुआ, वेरिएबल लूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई लूप लगेंगे। हाँ, एक ही लाइन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ले सकते थे, बट हम थोड़ा सा समझाने के लिए अलग अलग कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, वरना एक ही लाइन में भी वेरिएबल आप सारे ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स जो है फॉर लूप लगाया R इक्वल टू 0 से लेकर के R लेस देन 3 तक, और अब हमें इसके बाद इसके अंदर फिर से एक लूप लगाना है। कल हमने बताया था C इक्वल टू 0, C लेस देन 3 तक C प्लस प्लस। ये लूप है मैट्रिक्स में इनपुट लेने का। तो इसके अंदर लिखेंगे स्कैनफ परसेंटाइल D कामा M%, मैट्रिक्स 1 के R और C पे इनपुट ले रहे हैं हम लोग। ये कल हम लोगों ने किया था। तो हमारे पास अभी मैट्रिक्स 1 के R और C पे इनपुट आ चुका है। ये लूप चलेगा टोटल 9 बार, मतलब कि बाहर वाला लूप चलेगा 3 बार, तो अंदर वाला लूप चलेगा उससे ट्रिपल टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि टोटल 9 एलिमेंट्स का इनपुट हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 में सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब हम फिर से यूज़र को एक मैसेज देंगे कि एंटर सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे। तो सेम तरीके से R इक्वल टू 0, R लेस देन 3, R प्लस प्लस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप दोनों ही सेम है। देखिए आप,
दोनों ही लूप एकदम सेम है अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। इसमें क्या अंतर आएगा, यहाँ पर जो है मैट्रिक्स, वहाँ मैट्रिक्स 1 में इनपुट ले रहे थे, यहाँ मैट्रिक्स 2 में इनपुट लेंगे बस, ठीक है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे m% लगेगा, हाँ। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स 1 में इनपुट ले रहे थे पिछले लूप में, इस लूप में मैट्रिक्स 2 में इनपुट ले लिया। तो ये समझ लीजिए जैसे a और b दो वेरिएबल होते हैं और उनमें इनपुट लेने के बाद उनको जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे हमारे पास a और b मतलब मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 में इनपुट हो चुका है। अब इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ने के लिए भी लूप चलेगा क्योंकि एक एलिमेंट है नहीं, मल्टीपल एलिमेंट हैं, सामने सामने के एलिमेंट जुड़ते हैं। अगर आपको पता हो तो मैट्रिक्स का जो नियम होता है, दो मैट्रिक्स में आपस में एक दूसरे के जो सामने पोजीशन पर एलिमेंट होते हैं वो जोड़े जाते हैं। मतलब पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा और तीसरा तीसरे से जुड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैंने जो तीसरा लूप बनाया है, ये लूप के अंदर सारे सिस्टम देखो सेम रहने हैं, मतलब कि आर ये जो है एकदम जो है आपका कॉमन रहेगा, मतलब कि ऊपर वाले ही लूप जैसा। फिर यहाँ पे जो है मैट्रिक्स 3 ऑफ आर ऑफ सी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 ऑफ आर ऑफ सी प्लस मैट्रिक्स 2 ऑफ आर ऑफ सी, ये रहेगा। मतलब हमने क्या किया, मैट्रिक्स 3 में किसको जोड़ा, मैट्रिक्स 1 को मैट्रिक्स 2 को, तीनों में आर और सी रहेगा क्योंकि इंडेक्स नंबर तो रखना पड़ेगा हमें, एरे है तो एरे के आगे इंडेक्स नंबर लगाना ज़रूरी होता है। तो मैट्रिक्स 3 इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2, बस सामने आर और सी हैं तीनों में, ठीक है ना। बहुत आसान है ये तीनों मैट्रिक्स जुड़ चुके हैं। जब तीनों मैट्रिक्स जुड़ गए तो अब हमें क्या करना है, इसको एक एक करके प्रिंट कराना है। तो मैंने आउटपुट दिया फर्स्ट मैट्रिक्स, ये मैंने एक मैसेज दिया। इसके बाद अगेन सेम लूप जो हैं सारे सेम बनेंगे, फिर से एक लूप, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए भी हमें जो है दो ही लूप लगाने पड़ेंगे। इसके अंदर लिखेंगे printf %d स्पेस मैट्रिक्स 1 का आर और सी, और एक लाइन प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे printf से प्रिंट कराएंगे सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए भी सेम लूप लगेगा। आप ध्यान से देखिए, एकदम सेम लूप लगा रहा हूँ मैं। जो ऊपर जितने भी लूप लगाए हैं वो सारे ही लूप एक दूसरे से सेम हैं, किसी में कोई चेंज नहीं है। बस printf स्कैनफ तय किया गया है कि किसमें printf लगेगा, किसमें स्कैनफ लगेगा, किसमें मैट्रिक्स 1 का प्रिंटिंग होगा, किसमें मैट्रिक्स 2 का प्रिंटिंग होगा, ये बस है अंतर। तो ये देखो, ये हो गया मैट्रिक्स 2 का प्रिंटिंग। अब सेम तरीके से एक लूप फिर से लगेगा थर्ड मैट्रिक्स या एडिशन मैट्रिक्स, इसमें एडिशन आ रहा है, ठीक है। फॉर अब यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 0, r लेस देन 3, r प्लस प्लस, सेम अगेन c इक्वल टू 0, c लेस देन 3, c प्लस प्लस, अगेन printf %d स्पेस मैट्रिक्स 3 ऑफ r ऑफ c, और इधर printf कराएंगे न्यू लाइन। ये हो गया पूरा प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम जो है कुछ ऐसा है कि हमने सबसे पहले मैट्रिक्स 1 बनाया, मैट्रिक्स 2 बनाया और मैट्रिक्स 3 बनाया। हमने 3 मैट्रिक्स बनाए, 2 वेरिएबल लिए आर और सी लूप को चलाने के लिए। उसके बाद हमने मैट्रिक्स 1 में इनपुट कराया, इस लूप से मैट्रिक्स 1 में इनपुट हो जाएगा। फिर एक सेम लूप लगाया मैट्रिक्स 2 में इनपुट लेने के लिए, फिर एक लूप लगाया मैट्रिक्स 3 को या 1 और 2 को जोड़ करके 3 में स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर जो है पहली मैट्रिक्स को प्रिंट किया, फिर जो है देखो दूसरी मैट्रिक्स को प्रिंट किया, और फिर जो है तीसरी मैट्रिक्स को प्रिंट किया। तो बहुत आसान था, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा का मतलब थोड़े से कोडिंग नंबर ऑफ़ लाइन का कोड ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें
तो जो ये प्रोग्राम है वो बहुत ही कॉमन है, मतलब सारे लूप एक दूसरे के कॉमन हैं। ऊपर के शुरुआत के 2 लूप में बस मैट्रिक्स 1 का और मैट्रिक्स 2 का डिफरेंस है, पूरा लूप सेम है। फिर उसके बाद तीसरा जो लूप है उसमें जोड़ा गया है। अब चौथा लूप जो ये रहा, इसके बाद के तीनों लूप सेम है, बस यहाँ मैट्रिक्स 1 है, यहाँ मैट्रिक्स 2 है और यहाँ मैट्रिक्स 3 है। ध्यान से देखिए। तो इनको समझने का एक छोटा सा यही ट्रिक है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रोग्राम आपके समझ में आ जाएगा। ये प्रोग्राम का जब आउटपुट आप रन कराएंगे, अभी ये रन नहीं हो पाएगा मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि आज मैंने लैपटॉप थोड़ा चेंज कर दिया, ध्यान नहीं रहा दूसरे लैपटॉप पे काम करने का। तो इसमें क्या है, इसमें प्रोग्राम रन नहीं होगा अभी हम सिर्फ लिख सकते हैं प्रोग्राम को, लेकिन आउटपुट एकदम करेक्ट आएगा। आउटपुट क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको पहली मैट्रिक्स इनपुट करनी होगी, मतलब कि ये लूप चलेगा और 9 नंबर आप इनपुट करेंगे। फिर आपको दूसरी मैट्रिक्स इनपुट करनी होगी, और यहाँ पे आप जो है 9 नंबर फिर से इनपुट करेंगे। फिर आउटपुट में क्या आएगा, ये लूप चलेगा और दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएंगी। फिर जो है तीसरा लूप ये चलेगा, इससे पहला मैट्रिक्स प्रिंट होगा, इससे दूसरा मैट्रिक्स प्रिंट होगा और इससे तीसरा मैट्रिक्स प्रिंट होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आपने क्या बताया, ऐड जॉइंट्स ए निकलना बता दीजिए क्या होता है बेटा। ये ऐड जॉइंट में समझ नहीं पाया आपके, कुछ और आप बोलना चाह रहे हो कि आपकी स्पेलिंग या तो गलत है या कुछ और है। ये एडिशन है मैट्रिक्स का हम एडिशन बता रहे हैं आपको। ये 2 मैट्रिक्स को जोड़ने का प्रोग्राम है। हाँ बेटा, इनवर्स जो होता है वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता है। अगर आपको इनवर्स का फार्मूला याद है मैथ में, यहाँ प्रोग्राम में जाने दो, मैथ में बताओ। मैथ में अगर फार्मूला पता हो तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें। तो इसमें बना सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे बढ़ो आगे। अभी जैसे जोड़ने का प्रोग्राम हो गया पहले, फिर उसके बाद अभी घटाने का प्रोग्राम हो जाएगा, वो तो आसान है। गुणा करने का प्रोग्राम, गुणा करने वाला अगर आपको याद हो तो वो थोड़ा सा अलग होता है ना। उसमें जो है आपका अगर आपको याद हो, गुणा करने में रो को कॉलम से और कॉलम को रो से गुणा करते हैं। तो अभी धीमे धीमे बढ़ो आगे। इनवर्स का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, मतलब इनवर्स का प्रोग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बनाया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बहुत लगेगा। तो एक बार पहले एक एक करके बढ़ो, ट्राई करो, फिर पूछ लेना जहाँ दिक्कत है। तो ये है आपका बेसिकली 2 मैट्रिक्स को जोड़ने का। घटाने वाला बहुत ही आसान होता है। अगर घटाने का प्रोग्राम बनाना है तो बस आपको ये प्लस को माइनस कर देना है और आपका 2 मैट्रिक्स को घटाने का मतलब कि सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम रेडी। सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा नहीं सोचना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके बाद इसकी बात करें, गुणा करने की, मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें जो है टाइम लगता है। उसमें काफ़ी टाइम का मतलब जो थोड़ा सा अलग है। तो देखो, अगर हमें गुणा करने का प्रोग्राम बनाना हो तो पहले ध्यान से देखो, पूरा प्रोग्राम यही रहेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम यही रहेगा। तो ये एडिशन का है, अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो ये सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो ये मैं कमेंट डाल दे रहा हूँ, ये लूप है मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, ठीक है। अब हम ये लूप अगर हम अभी के लिए ये हम कमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें एडिशन नहीं करना है। अगर सब्ट्रैक्शन करना होता तो यही लूप लगेगा, वो वाला हटा दिया मैं थोड़ी देर के लिए, यही लूप मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दो, तो ये लूप हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम। ये एडिशन का प्रोग्राम हो गया और ये सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो गया। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन का बनाना चाहें तो ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है। वैसे शुरुआत के यहाँ पे क्या है कि लूप सेम रहेगा,
लूप एकदम सेम रखेंगे हम लोग। और यहाँ पर ऐसा नहीं है आज की जैसे कि प्लस एडिशन को सब्ट्रैक्शन करना था तो हमने जहाँ प्लस लिखा था वहाँ माइनस लिख दिया, ऐसा नहीं है। मतलब उतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ी और मेहनत लगेगी, थोड़ा और प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहली रो मतलब पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होता है एक एक वैल्यू, फिर जो आंसर आता है उसको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है वो होती है तीसरे मतलब नए आंसर की पहला एलिमेंट। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि जैसे अगर हम एक बेसिकली समझें, देखिए एक ही मान लो ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, ऐसा करके ये हो गया। एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें भी कुछ ऐसा ही है, ये हो गया। अब हमें तीसरी मैट्रिक्स निकालनी है। तो तीसरी मैट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान देना। तीसरी मैट्रिक्स में जो ये पहला एलिमेंट है मुझे अभी ये निकालना है, पहला बॉक्स। पहले बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ 9 बॉक्स हैं, पहले बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को जो है ये वाला जो रो है इसको, ध्यान देना, ये वाली जो रो है इसको यहाँ से कलर करते हैं इसको कुछ, हाँ, ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ रहे हैं। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाइड होगा 4 से। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके आंसर को जोड़ा जाएगा। तो 6 गुणे 1 6 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा, 2 इंटू 4 8 आएगा, 8 4 और 6 कितना हुआ, ठीक है। तो 6 4 10 और 8 18, यहाँ पे आएगा 18। ये इस तरह आंसर निकलता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, अगर आपको याद है। फिर यदि हमें ये दूसरा वैल्यू निकालना है यहाँ का, तो फिर लॉजिक क्या होगा, रो तो वही रहेगी, ये वाली रो जो येलो वाली रो है यही मल्टीप्लाई होगी, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। अब इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। 8 6 14 और 1 15, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, 1 3 3 8 और 3 11 और 6 17 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। ये रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, अगर आपको मैथमेटिक वाला फार्मूला याद है तो। सेम यहाँ पे होगा कि यहाँ पे ये रो और कॉलम तो चल गया लूप, लेकिन अब उस रो के अगले एलिमेंट को प्रॉपर एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक और लूप लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने इंट टी इक्वल टू 0 से चालू किया, ये भी t<3 चलेगा और t<3 और यहाँ पे t++। मैंने एक t वेरिएबल लिया, इस t वेरिएबल के ऊपर लूप के ऊपर मैट्रिक्स 3 के r और c में हम 0 डाल देंगे पहले से, मतलब पहले से उसमें 0 रहे, पहले से उसके अंदर कुछ भी ना रहे। हमने ऐसा कर दिया। तो पहले से उसके अंदर यदि 0 है तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैट्रिक्स 3 का r और c मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई होंगे और जुड़ेंगे आकर के 3 में। तो यहाँ प्लस इक्वल लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा, प्लस इक्वल, क्योंकि जोड़ना भी है। प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स 1 का r और t प्लस नहीं गुणा मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 2 का t और c।
तो यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा कि मैट्रिक्स 3 के रो और कॉलम पे क्या आ जाए, मैट्रिक्स 1 का आर का टी मल्टीप्लाइड हो मैट्रिक्स 2 के टी और सी से। अब यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना आप, यहाँ पे एक ट्रिक चलता है 12 13 32, ये वर्ड याद रखना आप। 12 13 32 का मतलब ये होता है कि ये हमारा आर वाला है पहला लूप, सी वाला है दूसरा लूप और टी वाला है तीसरा लूप। तो पहला लूप आर, सी मतलब दूसरा लूप, टी मतलब तीसरा लूप। 12 13 32 का मतलब यहाँ पे पहला लूप और दूसरा लूप, यहाँ पर पहला लूप और तीसरा लूप, यहाँ पर तीसरा लूप और दूसरा लूप। तो यहाँ पे पहला लूप है आर, दूसरा लूप है सी, तीसरा लूप है टी। तो यहाँ 12 मतलब 1 2 मतलब पहला लूप आर, दूसरा लूप सी। फिर 13 मतलब कि यहाँ पे पहला लूप आर और तीसरा लूप टी। 32 मतलब कि यहाँ पे तीसरा लूप टी और दूसरा लूप सी। तो ये ध्यान रखना है आपको है। आप अगर ये ट्रिक याद रखेंगे 12 13 32 सिस्टम, तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम याद रख पाएंगे या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये तीसरा लूप जो हमने लगाया है, तीसरा लूप हमने इसलिए लगाया है ताकि ये 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई तो वैसे भी हो जाता बिना तीसरे लूप के। 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब इस एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हों तो यहाँ से पहले यहाँ जाना है और फिर यहाँ से जो है इधर को नीचे जाना है। हाँ, ये है लॉजिक। अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? क्या चीज़? हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो है लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, हमने सबसे पहले मैट्रिक्स 3 पे आर और सी पे 0 किया। 0 इसलिए किया ताकि कुछ भी जोड़ने से पहले उसके अंदर पहले से कुछ भी ना हो। जब हमने इसको 0 कर दिया तो हमने इसके बाद जो एक और लूप लगाया। ये लूप किस लिए, ध्यान देना। अभी जब हम एडिशन कर रहे थे तो ये 1 6 से तो प्लस हो ही जा रहा था और 4 जो है 3 से प्लस हो जा रहा था। बट हमें अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ का एक एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है और यहाँ से लेकर के नीचे की ओर आना है। इसलिए हमने तीसरा लूप लगाया। तीसरे लूप में हमने टी लिया, तो पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। पहला लूप है आर, दूसरा लूप है सी, तीसरा लूप है टी। तो यहाँ एक ट्रिक होती है 12 13 32, मैट्रिक्स 3 ऑफ आर ऑफ सी, क्योंकि पहला लूप और दूसरा लूप। 12 मतलब 1 और 2 मतलब पहला लूप और दूसरा लूप, प्लस इक्वल टू, क्योंकि जुड़ती हैं वैल्यूज़ इसलिए प्लस इक्वल टू। 13 मतलब मैट्रिक्स 1 का आर और टी मतलब पहला लूप, 13 में पहला लूप और तीसरा लूप। फिर मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स 2 का टी और सी मतलब कि तीसरा लूप, टी मतलब तीसरा लूप और 32 मतलब 2 मतलब दूसरा लूप। बहुत सिंपल है। तो आपको 12 13 32 ही ध्यान रखना है, फिर आपको आसानी रहेगी सीखने में। ठीक है, ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोग्राम हमने तीनों प्रोग्राम से बता दिए मैट्रिक्स का। ये अगर ये वाला लूप चलाएंगे, बाकी के लूप कमेंट रखेंगे, ये भी कमेंट कर दो, तो ये वाला अगर चलाओगे तो एडिशन होगा, अगर वो कमेंट करके ये चलाओगे तो सब्ट्रैक्शन होगा और ये चलाओगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। बाकी इनपुट आउटपुट वही रहेगा। इनपुट 2 मैट्रिक्स में वैसे ही होगा, आउटपुट तीनों मैट्रिक्स का यहाँ पे ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। तो ये प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, चेंजेस थोड़े से हैं, बाकी के कॉमन प्रोसेस कॉमन रहेंगे, मतलब कि वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये है हमारा बेसिक फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब अगला प्रोग्राम बनाएंगे। अगला टॉपिक है स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है। देखिए, एरे का मतलब अगर आप समझ गए हैं कि एरे का मतलब होता है एक वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करना, और वो एक से अधिक वैल्यूज जो होती हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अब जब सेम टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए तो यहाँ पे अभी तक हमने जो भी इस्तेमाल किया है एरे, उसमें मैक्सिमम टाइम पर हमने इंटीजर एरे लिया है। देखो, फ्लोट एरे भी बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हो, बस जहाँ जहाँ परसेंटाइल डी लगाते हो वहाँ वहाँ परसेंटाइल एफ का इस्तेमाल हो जाएगा इनपुट और आउटपुट में।
तो फ्लोट वेरिएबल भी, फ्लोट एरे भी ले सकते हो आप। लेकिन जब हम कैर वेरिएबल लेते हैं और कैर का वेरिएबल का एरे बनाते हैं तो ऐसे वेरिएबल को स्ट्रिंग कहा जाता है। मतलब एरे ऑफ कैर वेरिएबल, एरे ऑफ कैर वेरिएबल इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, एरे का जो अगर हम कैर वेरिएबल का एरे बनाएं तो वो स्ट्रिंग कहा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, एक कैर वेरिएबल जो बनता है, कैरेक्टर मान लो CH, इस CH में आप मात्र एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो, मात्र एक कैरेक्टर। मतलब कि CH में आप मात्र एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो सिंगल कोट में, जैसे कि A या B या C, कुछ भी। दो नहीं कर सकते, दो करोगे तो वो एक ही लेगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम एरे बना दें, मतलब कैर नेम ऑफ 20, तो हम नेम वेरिएबल में हम 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग थोड़ा स्पेशल भी होता है क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इसके कुछ जो है रूल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा स्पेशल भी हो जाता है। स्पेशल क्या है देखो यहाँ पे, तो स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड stdio.h मेन। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटीजर नहीं, कैरेक्टर नेम ऑफ 20। यहाँ पे यूज़र से कहेंगे एंटर योर नेम। अच्छा अब देखो यहाँ पे एरे में इनपुट लेने का तरीका मैंने आपको अभी तक जो सिखाया बताया वो यही था कि जो है एरे में इनपुट लेने के लिए लूप लगाया जाएगा। बस स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए यहाँ लूप नहीं लगाना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग में इनपुट लेना बहुत ही आसान है। गेट एस नाम का एक फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट स्ट्रिंग, शॉर्टकट में उसको कहते हैं यहाँ पे गेट एस। और इसके अंदर बस वेरिएबल का नाम पास करो। हमारे वेरिएबल का जो नाम है वो नेम है, तो हमने गेट एस के अंदर नेम पास किया और बस इनपुट हो जाएगा और हमने प्रिंट करा दिया। अच्छा, प्रिंट कराने के लिए भी एरे को प्रिंट कराने के लिए भी लूप यूज होता था, लेकिन अब वो भी यूज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग थोड़ा सा स्पेशल है इस केस में। योर नेम इक्वल टू %s नेम। अब यहाँ पे %s नाम का एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो स्पेशली स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है और जिसमें अगर हमने जिसको हम प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू बिना लूप लगाए। जबकि आप ध्यान से देखिए ये भी इंटीजर की तरह ही एक एरे है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि इनपुट लेने के लिए लूप नहीं लगाना है और आउटपुट देने के लिए भी लूप नहीं लगाना है। इसी से काम हो जाएगा हमारा। ये प्रोग्राम रन होगा जब, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा एंटर योर नेम। आप अपना नाम इनपुट करेंगे और नाम इनपुट करने के बाद में वो नाम आपका प्रिंट हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग में कई स्पेशल चीज़ें हैं। पहली स्पेशल चीज़ की इनपुट लेना है बहुत आसान, आउटपुट देना उससे भी आसान। उससे बड़ी बात यह है कि यदि हमने 20 लिया है नेम का साइज और आप आउटपुट को रन कराते समय, प्रोग्राम को रन कराते समय आपने वहाँ पर इनपुट में 20 से ज़्यादा कैरेक्टर डाल दिए, तभी भी ये चलेगा। ऑटोमेटिक ये अपनी साइज बढ़ा लेता है, ठीक है, अपने आप ही ये अपनी साइज भी बढ़ा लेता है। अच्छा, इसके बाद देखो एक string.h नाम की हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड string.h। एक string.h नाम की यहाँ पे हेडर फाइल होती है। ये हेडर फाइल क्या करती है, ये हेडर फाइल के अंदर आपके जो है कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है इंटीजर a इक्वल टू strlen और इसके अंदर पास किया जाए नेम। तो strlen क्या करता है, जो इसके अंदर वेरिएबल हमने पास किया है नेम, इस नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करता है और काउंटिंग हमको कहाँ दे देगा, ये a में। हमने प्रिंट किया नेम लेंथ मतलब कि कितने कैरेक्टर हैं उसके अंदर, और यहाँ पे a को प्रिंट कराया। तो a में क्या आ गया होगा, a में strlen ऑफ नेम का लेंथ जो है strlen कैलकुलेट करेगा और हमको a में वापस कर देगा।
strlen तभी काम करेगा, ध्यान रखना, जब आपने स्ट्रिंग डॉट एच को ऊपर इंक्लूड किया होगा। तो ये हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं, फॉर स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रहे आपको कि हम लोग इस तरह से स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करेंगे, फिर ये फंक्शन काम करेगा। अच्छा, इससे जो है नेम की लेंथ आ जाएगी। ऐसे ही कुछ और भी फंक्शंस हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर, जैसे strlwr से अंदर अगर हम नेम पास करें और प्रिंट कराएं योर नेम, मतलब नेम लोअर, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे जो फाइल, ये नेम वेरिएबल है, नेम वेरिएबल के अंदर आपने कुछ भी जो इनपुट किया होगा, ये उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही यहाँ एरर जैसा दिखा रहा है, बट ये एरर है नहीं, ठीक है। strupr भी होता है ऐसे ही, इसके अंदर भी नेम पास करेंगे तो ये क्या करेगा, ये नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही होता है strrev नेम, और ये क्या करेगा, ये जो है नेम को रिवर्स कैलकुलेट कर देगा, रिवर्स कैलकुलेट नहीं, रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स करने का मतलब, जैसे आपने नाम में लिखा है हेलो HELLO, तो वो हो जाएगा OLLEH, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में। तो ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बस इतना, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, होता ये एरे ही है, और एरे ये होता है कैरेक्टर टाइप का, जैसे नॉर्मल एरे इंट टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है। अगर हम एरे कैरेक्टर टाइप का बना दें तो वो कहलाता है स्ट्रिंग। उसको इनपुट लेने के लिए हमें गेट एस लगा करके हम इनपुट ले लेते हैं, मतलब कि हमें जो है यहाँ पे कोई लूप नहीं लगाना पड़ता इनपुट लेने के लिए। प्रिंटिंग करने के लिए भी लूप नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि प्रिंटिंग जो है परसेंटाइल एस से हो जाती है। ये होता है आपका बेसिक स्ट्रिंग। फिर हमने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल ऊपर लगाई, और स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि strlen, strlwr, strupr, strrev, कुछ और फंक्शन है जिनका मैं कमेंट लिख रहा हूँ जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। strcpy स्ट्रिंग कॉपी के लिए, strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए, strcat दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए, strcat मतलब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइंट करना, जोड़ देना। एक में जैसे हेलो लिखा है, एक में हाय लिखा है, तो हेलो हाय एक साथ हो जाएगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली स्ट्रिंग। तो एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग का ये प्रोग्राम बनाइएगा आप लोग, ये हम भेज देंगे प्रोग्राम आप लोगों को। इसके बाद अगला टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पहले ही दिन पढ़ा था, सबसे पहले दिन जब हम लोगों ने सी टोकेन्स पढ़े थे। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ अ, यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करें, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग हैं, और फंक्शन अच्छा दो तरह के होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस का मीनिंग यहाँ पे सिंपल सा ये है कि ऐसे फंक्शन जो बने बनाए होते हैं, कंप्यूटर में बने बनाए जो फंक्शन होते हैं उन्हें आप बिल्ट इन फंक्शन कहेंगे। तो जो बने बनाए फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ या गेट एस अभी हमने पढ़ा, या हम लोगों ने strlen पढ़ा, तो ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब एक तय किया हुआ, निर्धारित किया हुआ काम करते हैं, कुछ और वो काम नहीं करते हैं। मतलब एक
स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम फंक्शन की बात करें, लाइक प्रिंटफ हो गया। प्रिंटफ क्या करता है, कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, ये इनपुट नहीं ले सकता। ऐसे ही लाइक स्कैनफ हो गया, ये इनपुट ले सकता है लेकिन आउटपुट नहीं कर सकता। ऐसे ही कई और फंक्शन हो सकते हैं जो बहुत एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और वो बने बनाए हैं, ये सब बने बनाए होते हैं। फिर यूज़र डिफाइन की बात करते हैं। यूज़र डिफाइन का मतलब नाम से ही क्लियर है कि हम तय करें, हम डिफ़ाइन करें, हम उनका नाम और उनका काम दोनों ही चीज़ें हम तय करें कि वो क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उनका नाम और उनका काम हम तय करें, ना कि पहले से तय हो। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन आपके हिसाब से काम करे, अभी तक तो हम लोग बने बनाए यूज़ कर रहे थे, तो अगर हम चाहते हैं अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करना, तो हम लोग जो है खुद से फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अगर अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहें तो क्या क्या करना पड़ता है, ये ध्यान दीजिए आप। तो खुद का फंक्शन बनाने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है एक मिनट। ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर हम अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं तो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप को कहते हैं डिक्लेरेशन, दूसरे स्टेप को कहते हैं डेफिनीशन, और तीसरे स्टेप को कहते हैं हम लोग हैं कॉलिंग। ठीक है। ठीक है। तो डिक्लेरेशन, डेफिनीशन एंड कॉलिंग। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर को ये बताते हैं कि इस नाम का फंक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं या बनाने वाले हैं। होता क्या है कि हम जब कोई फंक्शन बनाने जा रहे हैं अपना, तो वो हमको पता है कि हम बनाने जा रहे हैं, कंप्यूटर को नहीं पता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाने जा रहे हैं, उसका क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये चीज़ कंप्यूटर को नहीं पता होती है। तो जब कंप्यूटर को वो चीज़ नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम डिक्लेयर करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि इस नाम का ये फंक्शन हम बनाने वाले हैं जो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा और इस हिसाब से काम करेगा। तो ये हम अपने कंप्यूटर को डिक्लेयर करके देते हैं, डिफ़ाइन करके देते हैं कि ये चीज़ें हमारा कंप्यूटर, हमारा जो है फंक्शन काम करेगा। देखिए आगे, तो इसमें फिर लॉजिक क्या होता है आगे। तो अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप।
हर एक फंक्शन, ये माना जाता है कि हर एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। हर एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो रिटर्न टाइप यहाँ लिखा जाता है। रिटर्न टाइप का मतलब है डेटा टाइप, लाइक इंट, फ्लोट या कैर। एक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये उसका रिटर्न टाइप होता है। और रिटर्न टाइप मतलब इंट, फ्लोट, कैर। यदि कोई फंक्शन ऐसा है जो रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके पहले वॉइड लिखा जाएगा। मतलब इंट, फ्लोट, कैर का मतलब रिटर्न कर रहा है और इंट टाइप या फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और अगर कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके पहले लगेगा void। फिर इसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाएगा, पैरेंथेसिस लगाए जाएंगे और इसके अंदर पैरामीटर्स पास किए जाएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स। फिर आगे यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है ओनली। डिक्लेरेशन में सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा और सेमीकोलन लगा दिया जाएगा। अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो डेफिनीशन में भी सेम वही लाइन लिखी जाएगी, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स, बट आगे सेमीकोलन ना लगा के कर्ली ब्रेस लगाए जाएंगे जिसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाएगा, जो कोड आप रन करवाना चाहते हो कि कोई काम हो तो रन हो। कॉलिंग का मतलब होता है, ये डिपेंड करता है कॉलिंग कि क्या है वो, मतलब ये डिपेंड करता है कि वो रिटर्न टाइप उसका क्या है, रिटर्न और उसका फंक्शन का नेम क्या है और पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर का मतलब होता है कोई वैल्यू पास करना। जैसे आप strlen के अंदर हमने नेम पास किया था तो उसने उसका लेंथ निकाला, या गेटस के अंदर हमने वेरिएबल का नाम पास किया तो उसने उसका जो है इनपुट ले लिया। स्कैनफ के अंदर हम वेरिएबल के नेम पास करते हैं तो वो इनपुट लेता है। प्रिंटफ के अंदर हम वेरिएबल का नाम पास करते हैं तो वो प्रिंटिंग करता है। ऐसे ही यहाँ पे पैरामीटर वही होते हैं जो फंक्शन के अंदर पास किए जाते हैं वैल्यूज़। कॉलिंग दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, रिटर्न टाइप और पैरामीटर दोनों पर डिपेंड करती है। लेकिन जनरली कॉलिंग जो होती है वो फंक्शन का नाम लिखा जाता है और इसके अंदर यदि कोई पैरामीटर देना है तो आप यहाँ पैरामीटर पास करेंगे, और यदि कोई वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर वो वैल्यू को स्टोर करोगे, लाइक वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन का नेम, इस तरह से। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कैसा किस तरीके से बनता है ये प्रोग्राम 3। और मैंने यहाँ पे लिखा ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio .h। यहाँ पे लिखा हमने मेन के अंदर हमने लिखा यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाएंगे कहाँ, डिफ़ाइन कहाँ करेंगे और डिक्लेयर कहाँ करेंगे। डिफ़ाइन और डिक्लेयर करने के लिए जो डिक्लेरेशन होता है वो ध्यान रहे मेन के ऊपर होगा, ठीक है। जो डिक्लेरेशन होगा वो मेन के ऊपर होगा और जो डेफिनीशन होगी वो मेन के ऊपर या मेन के नीचे कहीं भी हो सकती है, और जो कॉलिंग होगी वो मेन के अंदर होगी। फिर समझ लीजिए, डिक्लेरेशन मेन के ऊपर होगा, ओनली ऊपर होगा और कहीं नहीं हो सकता। डेफिनीशन मेन के ऊपर भी हो सकती है, मेन के नीचे भी हो सकती है। जो कॉलिंग है वो मेन के अंदर होती है। डेफिनीशन में जो मैंने बताया कि मेन के ऊपर भी हो सकती है, मेन के नीचे भी हो सकती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यदि मेन के ऊपर करोगे तो फिर डिक्लेरेशन करना ऑप्शनल है, बताते हैं अभी करके। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, जिसका नाम डेमो है और सेमीकोलन, उसके अंदर कुछ पास नहीं हो रहे हैं पैरामीटर। अब हमने मेन के नीचे उस फंक्शन को बनाया तो ये डिक्लेरेशन था, ठीक है। और अब हम डेफिनीशन बनाएंगे वॉइड डेमो, और यहाँ पे हमने डेमो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो। एक ही प्रिंटफ में हम कर सकते थे बट हम अलग अलग कर रहे हैं, हाउ आर यू। अब हमने डेमो को कॉल करना है तो मेन के अंदर इस तरह से सिंपली डेमो को कॉल कर लेंगे। अगर हमें ये प्रोग्राम रन कराना हो तो रन करा के चेक करते हैं।
यहाँ पे क्या है, रन कराने के लिए मुझे सिर्फ, ये आपको नहीं करना है, सिर्फ मुझे यहाँ इंट लिखना है और यहाँ पे जो है रिटर्न 0 लिखना है। देखो आंसर आया हेलो हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू कैसे आया, जब प्रोग्राम चला मेन तो डेमो कॉल हुआ, डेमो कॉल हुआ तो डेमो ने ये 2 लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, तो ये है कॉलिंग, ये है डेफिनीशन और ये है, नहीं उल्टा हो गया, ये डिक्लेरेशन है, ये डेफिनीशन है, ये रहा। तो ये डिक्लेरेशन कहलाएगा जो मेन के ऊपर दिया जाता है, डेफिनीशन जो है वो मेन के ऊपर या मेन के नीचे दोनों जगह हो सकता है, और ये कॉलिंग है। अगर हम डेफिनीशन को उठा के मेन के ऊपर रखें तो इस केस में भी प्रोग्राम रन करेगा, कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यदि हम डेफिनीशन को मेन के ऊपर रख रहे हैं तो डिक्लेरेशन करना ऑप्शनल है। फिर देखो डिक्लेरेशन नहीं भी किया तभी भी प्रोग्राम हमारा प्रॉपर रन कर गया। तो ध्यान रखना, अगर डेफिनीशन मेन के नीचे है तो डिक्लेरेशन मेन के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर डेफिनीशन मेन के ऊपर ही है तो डिक्लेरेशन करना ऑप्शनल हो जाता है। ये बेसिक फंडा है। अब फंक्शन 1-2 बना लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं बचा है फंक्शन में। तो फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम 4, अरे मैंने HTML लिख दिया, 1 मिनट, प्रोग्राम 4.cpp। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हैश, यहाँ पे हाँ पहले प्रोग्राम का है यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, हैश इंक्लूड यहाँ पे इंट मेन में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको रन कराना है। अच्छा, इस बार डिफिनीशन में मेन के ऊपर ही दे रहा हूँ तो डिक्लेरेशन देना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रखा, फंक्शन का नाम टेबल रखा, इसके अंदर हमने एक इंटीजर नम वेरिएबल पास किया। ये टेबल क्या करेगा, ये टेबल एक लूप चलाएगा i = 1 से लेकर के i <= 10 तक i++ करेगा, जिसके अंदर हम इंटीजर t वेरिएबल लेंगे, नम मल्टीप्लाइड बाई i करेंगे और प्रिंटफ करेंगे %d स्पेस t। और जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो एक नई लाइन ले लेंगे। तो टेबल फंक्शन है, टेबल फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, मेन के अंदर लिखेंगे टेबल। चूंकि यहाँ पे टेबल फंक्शन के अंदर हमें कुछ पास करना है तो यहाँ से हम पास करेंगे 5, यहाँ से हमने पास किया 5 और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर नम में चला जाएगा। फिर ये लूप चलेगा 1 से 10 तक और नम जो है वेरिएबल, जो नीचे से वैल्यू आई थी ऊपर, नम वैल्यू प्लस आई जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर टी में आएगा, टी प्रिंट हो जाएगा। जब पूरी टेबल, पूरा पहाड़ा प्रिंट हो चुका होगा तो जो है एक नई लाइन बन जाएगी। रन कराते हैं इसको, हैं देखते हैं टेबल प्रिंट हो रही कि नहीं हो रही। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5 का पहाड़ा प्रिंट हो गया। बहुत आसान था। हालांकि हम 5 का पहाड़ा ये कोडिंग यहाँ से उठा करके सीधा यहाँ रख दें, टेबल हटा करके, तभी प्रिंट होगा और ये टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेबल बनाया क्यों गया, फंक्शन बनाया क्यों गया? फंक्शन बनाने का मेन पर्पज़ होता है एक कोड को रीयूज करना। मतलब एक बार आपने कोड बना दिया, अब आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे ये टेबल हमने एक बार बना दिया कोड टेबल के अंदर, अब मान लो मुझे एक और नंबर है उसका भी पहाड़ा प्रिंट करना है 7 का, एक और नंबर है मुझे इसका भी पहाड़ा प्रिंट करना है 12 का या 13 का, 14 का। तो अब फ़ायदा क्या है, अगर हमें 3 अलग अलग नंबर का पहाड़ा प्रिंट करना होता तो हमें इतना कोड जो हमने यहाँ लिखा है, जो अभी सेलेक्ट कर रखा है, इतना कोड हमें 3 बार लिखना पड़ता। अगर हमें 3 नंबरों का पहाड़ा प्रिंट करना होता तो हमें वो कोड 3 बार लिखना पड़ता। लेकिन अब फ़ायदा क्या है,
अब फ़ायदा यहाँ पे ये है कि हमने एक बार ये कोड एक फंक्शन के अंदर बना दिया और उस फंक्शन को रीयूज कर लिया, एक बार यहाँ कॉल कर लिया, एक बार यहाँ कॉल कर लिया और यहाँ कॉल कर लिया। इसे कहते हैं रीयूज करना, रीयूजबिलिटी। रन कराया प्रोग्राम को, अब ध्यान से देखिएगा, आंसर जो है तीनों टेबल का आएगा। 5 का भी आया टेबल, 7 का भी टेबल आया, 14 का भी टेबल आया। ऐसे ही 10 और नंबर का टेबल निकालना हो तो अब आपको बस इसको कॉल करना है फंक्शन को, बार बार ये लूप नहीं चलाना है। लूप सिस्टम एक बार चल गया और हमने सिस्टम बना के तैयार कर लिया। अब आपको बस ये प्रोग्राम को रन कराने के लिए बार बार ये टेबल को कॉल करना है। बेसिकली ये है फंक्शन। फंक्शन का मेन पर्पस होता है कोड की रीयूजिबिलिटी, मतलब एक बार कोड कर दिया जाए, एक बार प्रोग्राम बना दिया जाए, उसको बार बार रन कराया जाए, बार बार कॉल किया जाए। इसे कहते हैं रीयूजिबिलिटी। ठीक है सर, जब ये रन करना स्टार्ट करेगा तो सर पहले सर मेन से करेगा कि सर ये मेन से चलेगा, मेन से ही। जब मेन से चलेगा तो फिर क्या होगा, टेबल कॉल होगा, तब ये टेबल के पास जाएगा, तब ये कोड चलेगा, फिर वापस ये मेन में ही आ जाएगा। जब मेन में फिर आ जाएगा, फिर अगेन टेबल कॉल हुई, फिर टेबल में जाएगा हमारा कंपाइलर और फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस मेन में आ जाएगा। आप टेबल 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, उधर आई वैल्यू बन रही है, नहीं, वो नम की वैल्यू है। चलो चलो। जो हमने टेबल के अंदर वैल्यू पास की है वो नम में जा रही है। नॉर्मल इनटू आई जो किए हैं, हाँ, वो पहाड़ा को गुणा करने के लिए ना, पहाड़ा जो प्रिंट होता है भाई, कोई नंबर का पहाड़ा हो वो 1 से लेकर के 10 के बीच का गुणा होता है। तो ये मान लो ये टेबल कॉल हुआ, तो टेबल जब कॉल हुआ तो कंपाइलर हमारा ये 5 वैल्यू लेकर के पहुंचा यहाँ, नम में आ गया 5। अब ये लूप चला i = 1 से लेकर के 10 तक और उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई और प्रिंट हुई नम से, और फिर जो है लूप जब पूरा चल गया तो नई लाइन प्रिंट हो गई। नई लाइन प्रिंट हमने इसलिए की ताकि एक टेबल प्रिंट करने के बाद दूसरी टेबल दूसरी लाइन में आए। ये है बेसिकली, बहुत बेसिक सिस्टम है, कोई बहुत एडवांस, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ऐसे हम किसी भी काम को फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जो सी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि प्रोसीजर बेस्ड मतलब फंक्शन बेस्ड। प्रोसीजर का मतलब यहाँ होता है फंक्शन, ठीक है। प्रोसीजरल मतलब कि फंक्शन बेस्ड। अब इससे होता क्या है कि इस यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बना दिए जाते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। फंक्शन बिल्कुल इस तरह समझिए कि जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मोबाइल बन रहा है, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे मोबाइल को डिज़ाइन करने वाला अलग व्यक्ति है, असेंबल करने वाला अलग व्यक्ति है, टेस्टिंग करने के लिए अलग है, पैकिंग करने के लिए अलग है, बेचने के लिए अलग है, तो रिपेयर करने के लिए अलग है। तो फंक्शन एक तरह से यहाँ पे प्रोग्राम में ऐसा ही होता है कि फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे एक फैक्ट्री में हर एक व्यक्ति का रोल अलग अलग होता है, हर कोई अपना अपना एक एक काम करता है, वैसे ही प्रोग्राम में फंक्शन भी होता है जो कि अपना अपना काम करता है। हर फंक्शन का एक अपना अपना वर्किंग होता है, एक अपना अपना टास्क होता है, जो असाइन किया जाता है वही काम वो करता है। तो फंक्शन एक तरह से यहाँ पे इसी तरह यूज़ होगा कि फंक्शन एक बार बनाया, उसको बार बार यूज़ किया, या कोई कोड फंक्शन के अंदर कर दिया, उसको यूज करना है बस। हालांकि ये लूप जैसा नहीं है। लूप क्या करता है, लूप लगातार वो काम बार बार कर देता है, लेकिन लूप अलग है, फंक्शन अलग है। फंक्शन जो है आपने एक बार बना दिया तो वो जब आप कॉल करोगे सिर्फ तब काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप बार बार कोई काम करता रहेगा, नहीं, जब आप कॉल करेंगे तब वो उसके अकॉर्डिंग आगे काम करेगा। ये होता है बेसिकली फंक्शन। तो फंक्शन का बेसिक उद्देश्य यही होता है कि एक दिए हुए काम को करना, एक तय किए हुए टास्क को परफॉर्म करना और अपना काम करना। अब जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें जितने भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जितने भी मेन्यू दिखाई देते हैं, जितने भी आइकॉन दिखाई देते हैं, हर किसी के क्लिक पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो वहाँ पे भी उसके केस में भी क्या होता है कि हर एक बटन पे, हर एक मेन्यू के ऊपर एक एक फंक्शन बना दिया जाता है और फंक्शन को कॉल कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन, अलग अलग मेन्यू, अलग अलग काम करके देते हैं आपको।
तो ये है बेसिकली फंक्शन। और सी में जो हमें जितना पढ़ना होता है बेसिकली वो यही होता है, ठीक है। फंक्शन जो हमने पढ़ा है यहीं तक हमें सी में पढ़ना है। इसके आगे सी में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें पढ़नी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम सी इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि हमें सी में मास्टर बनना है। हम सी इसलिए पढ़ रहे थे ताकि जो कॉमन चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग की, जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है वो क्लियर हो जाए। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर आपके क्लियर हैं, अगर आपको ये पता चल चुका है अब तक कि टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, या इफ़ एल्स क्या होता है, स्विचेस कैसे काम करता है, या फिर गो टू स्टेटमेंट क्या काम करता है, या वाइल लूप से कैसे काम करते हैं, फॉर लूप में कैसे काम करते हैं। तो ये जो एरे, फॉर लूप, वाइल, एरे, स्ट्रिंग, नेस्टेड लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, यही सारी चीज़ें जो हैं आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आएंगी। मतलब आने वाले समय में आप PHP पढ़ें, पाइथन पढ़ें, जावा पढ़ें, .NET पढ़ें, C# पढ़ें, या फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ें, सभी में जितनी भी चीज़ें मैंने सी में बताई हैं ये कॉमनली इस्तेमाल होंगी। मतलब ये चीज़ें कॉमन होंगी हर जगह पर, इसीलिए सी का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यूज़र से भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं दीपक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप चाहो तो यहाँ पे प्रोग्राम में जो मैंने बनाया था, यहाँ पे यूज़र से पहले इनपुट ले लो और वो वेरिएबल जो है टेबल के अंदर पास कर दो, तो वही वेरिएबल की वैल्यू वो जो है वो टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं सी में, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगी, इसलिए इनको ध्यान देना है। इनके सारे असाइनमेंट और टास्क बनाइए और समझते रहिए, सीखिए। आगे हम लोग कुछ नई चीज़ें शुरू करेंगे अगले टॉपिक को, लेकिन सी में अभी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर सी को सिर्फ सीखा जाए तो 1 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना सिर्फ सी को पढ़ने में। और आपकी ये जो ट्रेनिंग है, जो लोग की समर ट्रेनिंग, वो समर ट्रेनिंग ज़्यादा समय की नहीं होती है। अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट्स को और आगे इसके सिखाया जाएगा आगे, लेकिन अभी बेसिक्स, उनको भी बेसिक्स ही पढ़ाए जाएंगे। जब सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं तो उसके आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं सी में। अभी हम लोग कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। आई थिंक बूटस्ट्रैप स्टार्ट होना है। बूटस्ट्रैप आपका HTML सीरीज हो चुका था, तो वो करना है आपको है, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक, क्योंकि लगभग सी कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, वो बताइए। कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो बता सकता है, अदरवाइज़ आज की क्लास यहीं तक और कल मिलते हैं, ठीक है।